नमस्कार। मुकाबला में मैं कादम्बरी शर्मा हूँ आपके साथ। सबसे पहले एक खबर सुनाती हूँ। सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के घात लगाकर किए गए हमले में ऐसा हुआ है और 7 जवान घायल हो गए हैं। ये सभी जवान सीआरपीएफ के 74वीं बटालियन के थे और सड़क निर्माण की सुरक्षा में लगे ये जवान खाना खाने की तैयारी कर रहे थे जब उनके ऊपर हमला हुआ और 2010 में भी इसी जगह नक्सली हमले में 76 जवान शहीद हो गए थे। असल में ये मैं खबर इसलिए पढ़ रही हूँ कि ये पहली बार नहीं है इस साल कि हमने इस तरह की खबर आपको दी हो, आपने सुनी हो, आपने पढ़ी हो। इस साल नहीं है, पिछले साल भी नहीं था, उसके पहले भी नहीं था। कई सालों में बार बार हम ये खबर आप तक पहुंचाते रहे, इस तरह की खबरें आप तक पहुंचाते रहे, लेकिन एक खबर जो आप तक अभी तक हमने नहीं पहुंचाई है, जो खबर आई ही नहीं है, वो ये कि नक्सली हमले कम हो गए हैं, मारे जाने वाले जवान कम हो गए हैं, समस्या सुलझ रही है, इलाके में शांति है। ये खबरें आपने अभी तक नहीं सुनी होंगी। सरकारें आई हैं, सरकारें बदली हैं, रणनीतियां हम सुनते रहे हैं कि बदली हैं। हर बार हमले के बाद होता है कि निंदा की जाती है, हाई लेवल मीटिंग्स का दौर चलता है, लेकिन कुछ दिन बाद हम भी भूल जाते हैं, आप भी भूल जाते हैं अगले हमले तक, और बदलता कुछ नहीं है। तो आज यहाँ पर हम एक बार फिर से ये सोचने, ये समझने के लिए जमा हुए हैं। हमारे सभी यहाँ पर दर्शक भी हैं, हमारे खास मेहमान भी हैं। ये समझने की जरूरत है कि क्या जो हालात लगातार कई सालों में कई सरकारों के होते हुए बने हुए हैं, तो क्या सरकारी नीतियां पूरी तरह से नक्सल समस्या से निपटने में नाकाम हो गई हैं। शायद इस चर्चा से कुछ निकले, कुछ सोचने का कम से कम मौका मिले। हमारे साथ खास मेहमान हैं यहाँ पर, आपसे परिचय हम करा देते हैं। सबसे पहले इस तरफ से हम शुरू करते हैं। हमारे साथ नंदिनी सुंदर जी हैं, प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हमारे साथ रणवीर सिंह हैं और रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं सीआरपीएफ के, और जवानों की हालत पर बात करेंगे। हमारे साथ जोगिंदर सिंह जी हैं, फॉर्मर आईजी हैं सीआरपीएफ के, और यहाँ पर हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गौतम बनर्जी हैं, रिटायर्ड, और ये भी इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन से। प्रकाश सिंह हैं, आप इन्हें भी जानते हैं, पूर्व चीफ है और डीजी बीएसएफ भी रहे हैं, डीजीपी यूपी, डीजीपी असम भी रहे हैं, और प्लानिंग कमीशन में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पर भी इन्होंने शिरकत की है, काफ़ी कुछ रिसर्च किया है। तो सबसे हम इस पर सवाल पूछेंगे। हमारे यहाँ पर साथ में स्टूडियो में दर्शक भी बैठे हैं, उनके भी कई सवाल हैं। सबसे पहले प्रकाश जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि एक ओवरव्यू टाइप का आपसे हम चाहते हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि कई सरकारें आई गई, कई रणनीतियाँ शायद बदली गई या बदलते हुए भी वही रहीं, लेकिन मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो घटने की बजाय ये जो समस्या है वो एक तरह से बढ़ती नजर आ रही है। देखिए, ऐसा कहना गलत होगा कि समस्या ज़्यादा गंभीर हो रही है या समस्या बढ़ रही है। अगर हम इसको ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव में देखें तो ये पाएंगे कि घटनाओं की संख्या कम हो रही है, सरेंडर ज़्यादा हो रहे हैं, गिरफ्तार भी ज़्यादा हो रहे हैं, और नक्सल प्रभावित जनपद जो थे 2010 में प्रभावित जनपदों की संख्या करीब 220 थी, आज वो घट के 116 तक आ गई है। और दूसरी तरफ सुरक्षा बलों को काफ़ी महत्वपूर्ण सफलता भी मिली है। सेंट्रल कमेटी और पॉलिट ब्यूरो के कई मेंबर्स न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, और सीपीआई माओइस्ट पार्टी ने अपने जो पार्टी के जो दस्तावेज हैं उसमें इस बात को स्वीकार किया है कि इधर हमें बहुत क्षति हुई है, और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस समय वो एक तरह से टैक्टिकल रिट्रीट की स्थिति में है। और एक दस्तावेज में ये भी लिखा था कि ये स्थिति हमारे लिए ठीक नहीं है और हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए ताकि लोग ये समझें कि नहीं, अभी वी आर स्टिल अलाइव एंड किकिंग। तो इस तरह कुछ स्पेक्टिकुलर एक्शन करने की ज़रूरत है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो कार्रवाई हुई है अभी सुकमा में, इस महीने हुई है और पिछले महीने की 11 तारीख में हुई है, ये सब उसी निर्णय के अंतर्गत हुई हैं। गौतम बनर्जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जो एक ये रणनीति चल रही है लगातार कि ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा बल वहाँ पर उतारे जाए, आपको भी लगता है कि ये सफल हुई है रणनीति? जैसे प्रकाश सिंह जी ने बताया, पहले 5 साल पहले कई जगह थे जहाँ आप जा नहीं सकते थे, आजकल जा सकते हैं। रोडें बन रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, नक्सल पंचायत इलेक्शन में भाग ले रहे हैं जो पहले बॉयकॉट करते थे। तो बहुत फर्क पड़ा है। कैजुअलिटीज भी कमी हुई है, इसमें भी कोई शक नहीं है। नीति की बात अगर आप कहें कि नीति ठीक चल रही है कि नहीं,
मैं थोड़ा फ्रैंकली बताऊंगा कि आधी जो सफलता मिली है वो बाय डिफॉल्ट मिली है। अच्छा। ये कोई नीति, सरकारी नीति या किसी स्ट्रेटजी के तहत नहीं मिली है। बाय डिफॉल्ट का मतलब? बाय डिफॉल्ट मतलब टायर्डनेस आता है लोगों में, इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से दूसरे एवेन्यू मिल जाते हैं नक्सल्स को या जो भी रिबेल हैं उनको कुछ काम करने का, कुछ पैसे कमाने का, तो उससे थोड़ा कम हो जाता है। एक तो हो गया डिफॉल्ट, बाकी सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से काफी कम हुआ है। 10 साल 11 साल हो गए, एक ही वारदात, एक साथ 25 पुलिसमैन मारे गए। मरने, उनके डेड बॉडी से नक्सलों को इतना समय मिला कि वो आकर उनके हथियार, उनके वायरलेस सेट, उनके बुलेट प्रूफ जैकेट खोल के ले गए। ये सब जो चीजें हैं, ये सब ध्यान देने वाली बातें हैं। इनको कम करने की जरूरत है। डेली जो सुरक्षा बल डेली जो ऑपरेशन करते हैं, 365 दिन कर रहे हैं, उसमें एक आध दिन चूक हो सकती है, गलती हो सकती है, लेकिन ये जो कई चीजें हैं जो होनी नहीं चाहिए। नंदिनी जी, आपसे जानना चाहती हूँ, आपने काफी इस पर वर्क किया है, काफी वक्त आपने बिताया है वहां पर। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सुदीप लखटकिया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें जब उनसे पूछा गया कि किस तरह से वहां पर हैंडल किया जा रहा है, तो उनका कहना है कि 8-10 जो पुलिस वाले होते हैं, स्टेट पुलिस वाले, उसके साथ हमारे 200-300 जवान होते हैं। तो ये पूरी तरह से अब सुरक्षा बलों या सीआरपीएफ के हाथ में लगता है कि दिया गया। लेकिन उन्होंने जो चिंताजनक चीजें बताई वो ये कि लोगों को, आम लोगों को वहां पर जो सिविलियन, जो गांव वाले थे, उनको ह्यूमन शील्ड बनाया गया, ढाल बनाकर इस्तेमाल किया गया। वहां से जो कई फिगर्स आ रहे हैं, जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि दोनों तरफ के बीच में जो आम लोग हैं वो फंस जा रहे हैं। उनके पास ना एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है, ना कुछ और अपॉर्चुनिटी है। एक तरफ से डराया धमकाया जाता है, दो पार्टों के बीच जिसको पिसना बोलते हैं वो हो रहा है, और उसके कारण भी हमारी जो जवानों की कैजुअलिटी है वो ज्यादा हो रही है। जितनी गरीबी आप वहाँ देखेंगे, जितनी डेप्रिवेशन जो है, उनके पास कोई सर्विसेज नहीं है, ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना राशन है, ना कुछ है। और इस पूरी लड़ाई में लोग भूल ही जा रहे हैं कि वहाँ आदिवासी है, गांव वाले रहते हैं, बच्चे रहते हैं, और ऐसे ही लगता है कि सिर्फ नक्सली रहते हैं और सीआरपीएफ रहते हैं और वहाँ किसी और की बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे मतलब वहाँ के इलाकों में मुझे लगातार फ़ोन्स आते हैं कि हमें राशन नहीं मिल रहा है, 1 साल से राशन नहीं मिल रहा है। वहाँ पूरे चिंता गुफा के इलाके में स्कूल्स नहीं चल रहे। जिस डेप्रिवेशन की आप बात कर रही हैं वो बिल्कुल साफ दिखता है, लेकिन क्या ये वजह है कि यहाँ पर जब हम रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो खुफिया जानकारी जो मिलती है, वो भी लोग देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी 2 महीने पहले एक जो सरपंच है उसे मार दिया नक्सलियों ने। ये इस तरह का एक डर उनके अंदर भी पैदा किया जाता है। तो डर भी है, गरीबी भी है। क्या ये दोनों वजह हैं जो कि सुरक्षा बलों को वहां से इंटेलिजेंस नहीं मिलती आम लोगों की तरफ से? एक्चुअली 2 कारण है कि सुरक्षा बलों को इंटेलिजेंस नहीं मिलती। एक तो ज़रूर यह है कि जैसे कुछ डर है, जैसे सरपंच, बुरकापाल के सरपंच को मार दिया गया, पर दूसरी तरफ जिस तरह सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस की तरफ से भी काफ़ी कुछ अत्याचार हुआ है। पिछले अभी 2 अप्रैल को एक नाबालिग लड़की का रेप हुआ था। 4 बजे सुबह में उसके घर में लोग घुसकर उसके साथ बलात्कार किए, और फिर जब वो पुलिस थाने गई कंप्लेंट निकालने, तो 2-3 दिन उसको थाने में बंद कर दिया और उसको फोर्स किया गया कि वो अपना स्टेटमेंट रिट्रैक्ट करे। तो उस टाइप के, और पिछले 1-2 साल में कई ऐसे मास गैंग रेप्स के केसेस आए हैं सीआरपीएफ के हाथ से। और वहाँ पूरे इलाके में 2005 में जब सलवाजुडूम शुरू हुआ था, तो वहाँ के पूरे इलाके, मतलब ताड़मेटला, मोरपल्ली, ये सारे गांव जला दिए गए थे सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस और सलवाजुडूम के द्वारा। फिर अब जब वो घर वापस आए दोबारा, 2007 में पहली बार जलाए गए थे, फिर दोबारा जब आए तो 2011 में दोबारा जलाए गए थे। तो इस टाइप के जब आप अगर जस्टिस नहीं देंगे लोगों को, तो फिर वो पुलिस और सीआरपीएफ का साथ नहीं देंगे, तो दोनों तरफ से उनको डर है ना। बिल्कुल। योगेंद्र सिंह जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर दोनों तरफ की आपने बात सुनी है, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, नंदिनी जी भी काफ़ी वक्त तक काम कर रही हैं, प्रकाश सिंह जी लगातार देख रहे हैं, गौतम जी आपने भी बताया है जो सिचुएशन बना हुआ है। हमने जो पूरी बात सुनी है खासकर इस अटैक के बाद, वो ये कि लोकल इंटेलिजेंस नहीं है, उसकी वजह नंदिनी जी बता रही हैं। शायद एक वजह ये भी है कि
कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। सीआरपीएफ के लोग अलग अलग स्टेट से जो जवान हैं वो जाते हैं, कहीं कोई कनेक्शन नहीं है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़ जो एक सामने आ रही है, तालमेल की कमी जो लोकल पुलिस के साथ है, उस पर भी बार बार सवाल उठता है। हालांकि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं इस बात को नकारते हैं। एक साथ कई इम्पॉसिबल सिचुएशंस फोर्सेस के सामने खड़ी कर दी जाती हैं। ये तकरीबन 1500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है मुजबाड़ का जी, और ये बहुत ऐसा एरिया है, जंगल है, पहाड़ हैं, वहाँ पर आसानी से आना जाना मुश्किल है। अभी फ़िलहाल जो डिप्लॉयमेंट है, फ़िलहाल जो अरेंजमेंट है, वो ये है कि वहाँ पर अपनी लाइफ लाइन को हम मेंटेन करें, रोड खुली रहें, जहाँ आसपास पुलिस स्टेशन है वो वर्क कर लें, कुछ वहाँ गवर्नमेंट एक्टिविटी चले। लेकिन जो मेन अबूझमाड़ है वहाँ पर सरकार की कोई प्रेजेंस नहीं। अब यही देख लीजिए, सरकार की प्रेजेंस इन व्हाट फॉर्म, किस प्रकार का प्रेजेंस? नहीं, प्रेजेंस मतलब वहाँ रेवेन्यू ऑफिस हो, हाँ। वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, वहाँ स्कूल हो, वहाँ और कुछ सुविधाएं हो, वहाँ पर राशन की दुकानें हो। अब देखिए ये रोड ही 5 साल से बन रही है और मेरी एक अफसर से बात हुई कि इसी स्पीड से रोड बनी तो लगता अगले 60-70 साल तक रोड नहीं बनेगी। एक्चुअली ये ड्यूटी, ये काम सीआरपीएफ का नहीं है। बिल्कुल। लेकिन चूंकि स्टेट गवर्नमेंट कुछ करने के सक्षम नहीं है या करना नहीं चाहती, सीआरपीएफ जो वहां डिप्लॉय है वो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के लिए डिप्लॉय है। अब ये लोग वहां पर रोजाना जाकर के रोड कंस्ट्रक्शन पार्टी की सुरक्षा करते हैं, रोड ओपन करते हैं। ये एक ऐसा काम है जिनकी उनको मालूम है कि ये लोग आएंगे, इस समय आएंगे और इस समय जाएंगे। जहां पर वो कुछ भी करें उसमें बहुत ज्यादा हेरफेर संभव नहीं है और उनको केवल एक दिन अटैक करना है, इनको वहां रोजाना जाना है। आप ये कह रहे हैं कि असल में वहां पर राजनीति इस स्तर पर है कि असल में अब लाशों पर राजनीति हो रही है। जवान जा रहे हैं तो जा रहे हैं, लेकिन नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके सड़कें जल्दी नहीं बनेंगी क्योंकि सारा कुछ यही हो रहा है। नहीं, कोई चाहता ही नहीं है। वहां का जो सिस्टम है पिछले बहुत दिनों से इस पर निर्णय ही नहीं हो रहा। लेकिन आपको लगता है कि सीआरपीएफ को यहाँ पर नहीं होना चाहिए? स्टेट पुलिस की जिम्मेदारी है, ये काम स्टेट पुलिस का है। हाँ, तो आउटसोर्स क्यों किया जा रहा है? आउटसोर्स क्यों किया जा रहा है कि वो करने के सक्षम नहीं है, लिहाजा अल्टीमेटली हिर फिर करके वो चीज जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर आ जाती। वो सारी, अब उनके इतने सारे जो जवान, अभी करीब वहाँ उनका एक सीआईटी है जिसमें काउंटर इंसर्जेंसी की ट्रेनिंग होती है, जो छत्तीसगढ़ पुलिस को ट्रेनिंग देते हैं। उनका सीएएफ है, छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स है। उन लोगों को ये काम करना चाहिए, वो लोग इस काम को नहीं करेंगे और चूंकि सीआरपी बाहर जो भी डिफिकल्ट काम होगा उसको स्टेट पुलिस सीआरपीएफ को देकर के पीछे हट जाएगी। अब इंटेलिजेंस का जहां तक बात है, इंटेलिजेंस में सीआरपीएफ या सीपीएमएफ कोई भी है वो इतनी सक्षम नहीं हो सकती जितनी की लोकल पुलिस हो सकती। सही बात। क्योंकि सीपीएमएफ के हालांकि उनको भी इंटेलिजेंस सेल और उस तरह का है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि वो उतने सक्षम नहीं हो सकते। वो लोकल नहीं है, लैंग्वेज नहीं जानते हैं। लोग बाग जो वहाँ की लोकल पुलिस है उस पर ज्यादा कॉन्फिडेंस रिपोर्ट करेंगे, ज्यादा विश्वास करेंगे। लोकल पुलिस को ये भी देखेंगे कि बाद में उनके काम आ सकते हैं, हम तो आज आए कल चले जाएंगे। लेकिन कोई इंटेलिजेंस नहीं है, क्यों? उसका कोई एफर्ट ही नहीं है। सीआरपी लगा दी गई है, बस बात काम हो गया। इसका सबसे ज्यादा जो खमियाजा भुगतते हैं वो जवान है। रणवीर सिंह जी, जिस तरह से जवानों ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, घायल जवानों ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, हालांकि उस पर जो सीनियर अफसर हैं वो भी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जब इंटेलिजेंस की बात पूछी गई कि घायल जवानों ने कहा है कि इंटेलिजेंस वक्त पर नहीं मिलता है, तो उन्होंने कहा कि एक्शनेबल इंटेलिजेंस और बाकी इंटेलिजेंस में फर्क होता है। तो ये फर्क जो है वो शायद जान ले जाता है। 2005 से और आज तक ये सिलसिला बराबर जारी है। और एक दिन वो भी था जब 2010 में 76 लोग, उसी गांधी की मूर्ति है मैम, मुकरम गांव है, वहाँ पे मैम घूमे हुए हैं और मैं वहाँ का भुक्तभोगी हूँ, जहाँ मोरपल्ली और आपने किस्टा, ये केरला पाल वगैरह, चिंतगुफा वगैरह, दरोना पाल, कांकेर लंका और पोलमपल्ली, आई वाज देयर। सो वो दानव राज है वहाँ पे, और बिल्कुल वो जो पहले जो दानव होते थे वो लोग हैं वो। और सिलसिला माननीय डीजी साहब ने कहा कि अभी कम हुआ है, सिलसिला बहुत बड़ा है और गवर्नमेंट सोई हुई है। और ये जो निंदा वाली बात हो रही है, निंदा नहीं, अभी निंद्रा से जागे सरकार। और माननीय रमन सिंह जो लोगों को फुद्दू बना रहे हैं वहाँ पे प्रशासन नाम का कोई भी चीज नहीं है। वहाँ पे पूरा जंगल राज, नक्सल का जमाना चलता। आपको ताजुब होना चाहिए कि स्टेट पुलिस
तो आप सीआरपीएफ को ऑपरेशन में भेज रहे हैं, स्टेट पुलिस का 1/3 जबकि साथ होना चाहिए, उसका इलाके का एसडीपीओ, उस इलाके का एसएचओ मस्ट भी होना चाहिए। देखिएगा अपने आप कम होगा जब लोकल पुलिस उसमें जब जाएगी। और साथ में हम चाहेंगे कि जब पुलिस ऑपरेशन के लिए सीआरपी जाए तो अपने आप जो है उसका और भी, आपके पास दुनिया भर के हेलीकॉप्टर है, आप उनकी सेवाएं ले सकते हैं। आप स्पोर्ट के तौर पे उनके पिछले 1 किलोमीटर पे भी जो है सुरक्षा दे सकते हैं। और कई बार ऐसा हो, हमारी दोस्ती आप बात करते हैं, हमने पूरे गांव को सुरक्षा दी है और सीआरपीएफ ने कोई भी ऐसा बड़ा हादसा नहीं हुआ। कोई बता के देखे 55 बटालियन थी जबकि हमने वहां पे शहादत दी, हमारे 15 जवान अराबौर में मरे। और जो है चंता गुफा में एक बहुत बड़ा हादसा, जब भी हमारे जवान मरे, कोई भी कह दो कि 55 बटालियन जब तक हम रणवीर सिंह जी, एक ब्रेक लेना जरूरी है। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो हमारे साथ यहाँ जो हमारे दर्शक बैठे हैं उनसे भी हम सवाल लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और लौटेंगे इसी चर्चा पर। लगातार हमारी चर्चा जारी है कि नक्सल समस्या जिस तरह से दिख रही है, क्या हमारी सरकारी नीतियां इस पर काबू पाने में नाकाम रही हैं और क्या इस नीति के रिवीजन का वक्त है। हमने सुना है अभी इस पर जो सीनियर अफसर हैं, जो गृह मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हम सब कुछ देखेंगे, हर चीज़ को देखेंगे। लेकिन क्या हर चीज़ को देखने का मतलब असल में क्या है? क्या फिर से ये सुनने को मिलेगा कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उसका पालन नहीं किया गया? क्योंकि ये पहले भी कई बार हो चुका है कि कई बार जूनियर अफसर्स को या फिर जो जवान होते हैं उनको बोला जाता है कि उनकी गलती थी, उन्होंने जो तरीका था, वो जो प्रक्रिया था उसको फॉलो नहीं किया है। इस तरफ से मैं सवाल लेना अगर शुरू करूँ रणवीर सर से, मेरा सवाल यह है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार एक बड़े तौर पर स्थानीय निवासियों से बात नहीं कर सकती और उसका एक हल जो कि परमानेंट हो वो नहीं निकाला जा सकता है कि इसे बार बार हमें ऐसा देखने को ना मिले? फिर इच्छा शक्ति की कमी है सरकार में। इच्छा शक्ति हो तो श्रीलंका का उदाहरण आपके सामने है, जब जो है नस्तानबूद कर दिया गया लिट्टे को। तो जरूरी है कि सरकार जो है ना, हाँ बिल्कुल आम लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। और उस फोर्स जो वहां पे लगी है सीआरपीएफ, जिसके सिपाही को सिविल का दर्जा दे दिया गया, मैम सिविलियन काउंट करते हैं, तो बताइए जो चेतन चीता ट्रॉमा में था, जो शहीद प्रमोद जिसने शहादत दी, क्या वो सिविल है? ये बहुत बड़े दुख की बात है। सरकार उनको तो शहीद का ही दर्जा नहीं देते। नहीं, एक सेकंड जोगिंदर सिंह जी, आपसे भी इस पे मैं जवाब चाहूंगी। नंदिनी जी, आपसे भी जवाब चाहूंगी। क्या ये यही एक उपाय है? क्योंकि वहां पर जैसा हम बार बार देख रहे हैं कि सिर्फ जो आम वहां पर लोग हैं, जो आदिवासी हैं, वो ही नहीं बल्कि सीआरपीएफ के लिए भी ये बहुत ज्यादा है। शायद 3 जो सबसे मुश्किल जगह हैं जो मैं सुन रही थी उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में, और फिर LW लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और नॉर्थ ईस्ट, 3 जगह 95% तैनाती है। और जो 3 साल का टेन्योर है उसकी जगह 5-5 साल हर जगह सर्व कर रहे हैं जो सीआरपीएफ के जवान हैं। तो इस तरह के हालात में अब वहाँ की जो जनता है 2 के बीच में फंसी हुई है। हाँ, नक्सलियों के बीच में फंसी हुई है और फोर्सेज के बीच में फंसी हुई है। मैडम जो कह रही थी कि वहाँ डिप्रिवेशन है, बहुत गरीब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन उस गरीबी का कारण क्या है? अब अगर वहां कहीं रोड बनाई जाए तो रोड नहीं बनने देंगे नक्सली। कहीं आप स्कूल खोले तो स्कूल नहीं खोलने देंगे, जला देंगे उसको। कम्युनिटी सेंटर खोलना चाहे तो उस गरीबी का नक्सली फायदा उठा रहे हैं। एक्चुअली एक्सप्लॉइटेशन अब नक्सली कर रहे हैं। 2005 से पहले ये रोड बहुत अच्छा था। ये जो दोनापाल से जगरगुंडा, चिंतलदार, ये अच्छे हाट, यहाँ मार्केट अच्छे चल रहे थे, स्कूल्स थे, सब कुछ। जब से सलवा जुडूम शुरू हुआ था, सारे गांव जलाए गए थे, तब से ये पूरा एरिया खाली हो गया, ऐसे मतलब वीरान टाइप का हो गया है। तो लोग भाग गए, अभी वापस आ गए। तो हम लगातार 2007 से जब हमने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमें रिक्वेस्ट किया था कि हम रिहैबिलिटेशन प्लान बनाएं। हमने एक पूरा रिहैबिलिटेशन प्लान बनाया है जिस पर हम ये सारे चीज़ एड्रेस हो जाएंगे जो डेप्रिवेशन है, और एक पीसफुल माध्यम से इसका समाधान हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले साल खुद जस्टिस गोयल और लोकुर ने कहा था कि पीस टॉक्स होनी चाहिए, पर सैड चीज़ ये है कि सरकार रेजिस्ट कर रही है। हमने तो अच्छा प्लान बनाया है, हम बोल रहे हैं कि इसको आप लागू कीजिए, सरकार हमारे साथ बात नहीं कर रही, सुप्रीम कोर्ट जजेस की बात नहीं सुन रही है, और बल्कि हमारे सब के ऊपर केस लगा रही है। तो आपका इस पर हम जवाब चाहेंगे कि सरकार जो है वो फिलहाल इस चीज को दरकिनार करके चल रही है। नहीं, सरकार दरकिनार कुछ नहीं
कुछ नहीं कर रही। देखिए उसके पास एक इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान है, मनरेगा का प्लान है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट उन्होंने पास किया है, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन प्लान किया है। दुर्भाग्य ये है कि यह प्लान ज़मीन पर सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। उड़ीसा के कुछ जनपदों में सरकार की योजनाएं कैसी चल रही हैं, इसका सीएजी ने ऑडिट किया था। तो सीएजी ने ऑडिट किया उनका कि स्कीमें तो बहुत अच्छी हैं परंतु उनका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। उसका कारण ये है कि या तो प्लानिंग खराब है या फंड्स डाइवर्ट कर लिए जाते हैं वगैरह वगैरह। उन्होंने कई कारण दिए कि सीएजी ने कहा कि ये जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं नक्सल अफेक्टेड जनपदों में ये सही ढंग से लागू नहीं हो रहे हैं। सरकार के पास बड़ी कॉम्प्रहेंसिव योजना है, अगर आप कागज में देखिए तो उनके पास सब कुछ अपने सही जगह पे है। लेकिन तो सवाल ये काम करने वाले तो होने चाहिए। कागज में होना काफी है नहीं वही तो सरकार की ही जिम्मेदारी है। ये सरकार कह के बच नहीं सकती कि हमारे पास प्लान है लेकिन हम कर नहीं पा रहे। नंदिनी जी, मैंने जो आपके बात से मतलब लगाया है कि यदि विकास नहीं हुआ है या गरीबी है इसलिए हत्याएं हो रही है, तो हमारे उत्तर बिहार में तो उत्तर बिहार आधा खाली हो गया है, लोग बाहर चले गए हैं। वहाँ तो रोज मारकाट हो जाना चाहिए था, चाइना में मिल जाना चाहिए था, लेकिन कहीं बिहार से आपने नहीं सुना होगा कि हम चाइना में मिल जाएंगे। कश्मीरी पंडित को भगा दिया गया, वो तो पूरी सुसाइड बॉम्बर बन जाना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं बना। एक्चुअली मुझे लगता है ये नक्सली लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, देश को अस्थिर करना चाहते हैं, इसलिए ये समस्या है। आपका क्या कहना है इस पे? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नक्सली गरीबी से नहीं उत्पन्न मतलब होते हैं, क्योंकि जब उनको लगता है कि ये एरिया मिलिट्रीली उनकी जो गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए सूटेबल हो या उनकी पहले से कहीं से पास में ऑर्गेनाइजेशन हो तभी तो वहीं आके बसेंगे। तो जो बस्तर में जो नक्सली है वो आंध्रा से आए हुए थे। आप देखें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिहार में भी गरीबी है, अलीराजपुर जो झाबुआ है वो भी आदिवासी इलाका है, तो डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। पर जो आप अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो सिर्फ आप सिक्योरिटी की एंगल से मत देखें, पूरे होलिस्टिकली आप देखें कि लोग सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब है गरीबी के कारण नहीं है पर है और उनको सरकार से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। और मैं प्रकाश सिंह जी से बोलना चाहती हूँ कि ये कोई ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है कि नरेगा है या फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, वहाँ तो कोई पटवारी जाता भी नहीं है। सरपंच के सारे इलेक्टेड होते हैं नाम के वास्ते पेपर पर, तो कोई है ही नहीं गांव में स्कीम्स इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये एक इमरजेंसी टाइप का सिचुएशन है, इसीलिए हमने एक इमरजेंसी टाइप का रिहेबिलिटेशन प्लान बनाया है जिसमें सब कुछ होगा, पीस टॉक्स भी होंगे, जस्टिस भी होगा, आदिवासी के लिए स्कूल्स भी होगा। और हम नहीं चाहते कि ये लंबा चले और मतलब लोग सीआरपीएफ के लोग शहीद हो या गांव वाले को परेशानी हो, उनका रेप हो। तो इसको पॉलिटिकल सोल्यूशन, इसके लिए पॉलिटिकल सोल्यूशन के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। और आप पूरे दुनिया में देखें। ब्रेक के बाद लौटेंगे और ये चर्चा हम जारी रखेंगे, आपसे इस पर हम जवाब भी लेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं।